हम बात करने वाले हैं आज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है कोई भी, उसके अंदर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है एक तरीके से मूवमेंट ही कैलकुलेट करना है। तो पढ़ते हैं पहले क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ कपल फॉर्म्ड बाय द total tensile force in the steel acting at the center of gravity of reinforcement and total compressive force in the concrete acting at the center of gravity of the compressive stress diagram. The moment of resistance is denoted by m. जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं m से। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कंप्रेसिव फोर्स का दोनों का एक तरीके से सीजी होता है। अगर टोटल टेंसाइल के अंदर देखेंगे तो कहां पर जो सीजी लग रहा है, और कंप्रेसिव फोर्स में उस टोटल कंप्रेशन जोन में जो उसका सीजी है उसकी वजह से क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, जैसे सपोज दैट ये क्या, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये हमारी क्या न्यूट्रल एक्सिस। इससे ऊपर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो कंप्रेशन जोन आता है, और यहाँ पर बात करते हैं तो टेंसाइल जोन आता है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन और नीचे से टेंसाइल होता है। अगर मैं इससे ऊपर बात करता हूं तो कंप्रेशन की बात करता हूं तो इसके अंदर इसका कहीं सीजी होगा, सपोज दैट इसका सीजी यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर नीचे क्या टेंशन, और टेंशन में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका सीजी कहां पर होगा, सपोज दैट यहाँ पर। अब इसके सीजी से लेकर के अब यहाँ के बीच में क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक कपल जनरेट होता है जिसको हम लोग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नाम देते हैं। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम किससे, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें एक तरीके से हम यहाँ पर मूवमेंट की ही बात करने वाले हैं। तो मूवमेंट की बात करने वाले हैं तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। मूवमेंट क्या होता है, अगर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं एक तरीके से, मैं इसको ऐसे समझूंगा कि मैं एक तरीके से मूवमेंट की बात कर रहा हूं समझने के पर्पज से। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर क्या करना है, मुझे फोर्स निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये कपल जनरेट हो रहा है कंप्रेसिव फोर्स का, ये सीजी यहां पर होगा, और ये क्या है आपका, ये टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स ये है, और ये क्या है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। और लीवर आर्म ही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, समझ में आएगा। क्योंकि फोर्स तो ये हो गया, टी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है ना, ये टी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और ये क्या है यहाँ पर, यानी कि फोर्स तो ये हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो गई। तो यानी कि फोर्स टी इंटू ये जेड, ये टेंसाइल, ये टेंशन साइड में देख रहे हैं हम। ऐसे ही अगर मैं इसको बात करूं कंप्रेशन साइड में, तो कंप्रेशन साइड में क्या होगा भाई, कंप्रेशन साइड में क्या होगा, m इज इक्वल टू सी इंटू जेड, ये कंप्रेशन साइड में होगा। बात क्लियर है कि नहीं। अब जेड क्या है, जेड मैंने बताया जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको लीवर आर्म बोलते हैं। और लीवर आर्म की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जेड इज इक्वल टू क्या होगी, डी माइनस एक्स अपॉन थ्री। डी माइनस एक्स अपॉन थ्री कैसे, जो डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, स्मॉल डी जो होता है ये कैपिटल डी होता है, और कैपिटल डी कहां से कहां तक होगा, टोटल डेप्थ का यहां से और यहां तक, ठीक है। और एक होता है स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ, और ये आपका टोटल डेप्थ होता है। अब इफेक्टिव डेप्थ कहां तो होता है, इसके ऊपर वाले टॉप पोर्शन से लेकर के जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट के सीजी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, अगर मान लीजिए मेरा ये जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है ये भी सीजी पर लगता है, ये देख रहे हैं आप, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये डिस्टेंस है हमारी, और ये क्या है, डी है। अगर मान लो ये इसको मैंने इसकी न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसको हमने एक्स माना, तो ये जो इसका जो सीजी होगा, ऊपर ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल का सीजी कितने पर लाई करता है, x/3 पर, बेस से x/3 पर, x/3 पर क्या आ जाता है हमारा, कंप्रेसिव फोर्स आ जाता है। इसके बाद जो डिस्टेंस मिलती है यहां तक टेंसाइल फोर्स की, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जेड। और इस जेड को कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितना था डी, और डी में से इसको माइनस कर देंगे x/3 को, तो क्या निकल के आएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस थी मेरे पास डी, और एक मिनट,
ये क्या है डी। अब डी के बाद अब मान लीजिए ये टोटल डी था, अब डी में से क्या माइनस करना है मुझे, माइनस x/3। तो ये क्या निकला है जेड। यही हमारे पास लीवर आर्म होता है, इसी को लीवर आर्म कहते हैं। बात क्लियर है। अब हमें ये कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्स निकालने, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड से, तो जेड का मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा। देखते हैं एक बार लीवर आर्म को समझ लेते हैं। यही लीवर आर्म के अंदर लिख रहा है, व्हाई इज द लीवर आर्म इंपोर्टेंट इन आरसीसी डिजाइन। इन आरसीसी डिजाइन लीवर आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा मैंने अभी बताया था। लीवर आर्म क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कपल। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कपल का मतलब ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कपल, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कपल फॉर्मिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इन एक्शन। तो कंप्रेसिव फोर्स कहां पे है, यहां पे, और टेंसाइल फोर्स कहां पे, यहां पे। फॉर्मिंग इन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स इन ए सेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीवर आर्म चेंजेस विद द चेंज ऑफ सेक्शन टाइप। कौन कौन से सेक्शन टाइप होंगे, 3 टाइप के सेक्शन बनते हैं। फिर यहां पर कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा बैलेंस सेक्शन, दूसरा है हमारा एक है बैलेंस सेक्शन, दूसरा है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, तीसरा है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन आते हैं हमारे पास, अंडर, ओवर और बैलेंस। ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, द लीवर आर्म प्लेज वाइटल रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ ए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओवर ऑब्वियस सी बात है कि जो लीवर आर्म है वो क्या है, एक इंपोर्टेंट यानी कि वाइटल रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरीके से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, लीवर आर्म। लीवर आर्म का मतलब जेड, जेड इज इक्वल टू क्या है, डी माइनस x/3। तो ये तो भाई वाइटल रोल प्ले करेगा, ऑब्वियस सी बात है। Moment of resistance, maximum and minimum reinforcement ratios etc, thus influencing the entire design of RCC section. The moment determines the deflection on a beam and amount of deflection determines whether your ceiling are going to crack. These calculations determine the size of steelworks required in order to support the forces that are applied on the beam. This determine whether your section will fail or not. तो ये सेक्शन क्या बताता है, ये एक तो साइज को डिफाइन करता है और दूसरा ये बताता है कि क्या निकालते हैं कि आपका सेक्शन फेल होगा या फिर नहीं। इस चीज को भी हम लोग इससे पता करते हैं। और ये होता क्या है वो मैंने बता ही दिया, ये जेड होता है और जेड इक्वल टू होता है डी माइनस x/3। नेक्स्ट है, why is the partial safety factor for concrete greater than the partial factor of safety of steel। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है। अगर मैं समझूं इसको, ये कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट को समझना बहुत आसान है ना। मैं एकदम देसी तरीके से समझाता हूं और बहुत आसान तरीके से समझाता हूं यहाँ पर इन पॉइंट्स को, यानी कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। देखिए पहली बात तो यह है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो वर्ड होता है ये यूज होता है एलएसएम के अंदर। कहां पर, एलएसएम के अंदर। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड है ये आपका यूज होता है डब्ल्यूएसएम के अंदर। इतनी बात तो पहले क्लियर होनी चाहिए। एलएसएम के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड यूज होता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरीके का सेफ्टी का फैक्टर लेकर के चलते हैं हम। सेफ्टी का फैक्टर कैसे, अगर मैं समझू यहाँ पे, तो भाई मैं पहले भी एक बार आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि यहां पे क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास, आप कोई एक बाइक डिजाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइक सपोज दैट, है ना, बाइक डिजाइन कर रहे हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर है सपोज दैट, तो बाइक डिजाइन करता है। लोग अलाउ कितने होते हैं, 2 लोग अलाउ होते हैं। लेकिन अगर उस पर 3 बैठे तो फेल नहीं करती, 4 बैठ जाते तभी फेल नहीं करती, 5 तक भी फेल नहीं करती है वो बाइक, नहीं करती ना। ऐसा तो नहीं 2 के बाद 3 बैठ गए तो भाई बाइक फेल हो जाएगी, टूट जाएगी वो, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया था तो उसने यही सोचा था कि उस पर एक्स्ट्रा लोड आ सकता है। तो यानी कि 100, इसका वेट कितना है, सपोज दैट 100 किलो 2 आदमी का, और इसका कितना हुआ, इसका 50 किलो और एक्स्ट्रा लेकर के चला, इसका और 50 एक्स्ट्रा लेकर के चला, और 50 एक्स्ट्रा लेकर के चला। यानी कि 100 किलो को कहां पर बढ़ा लिया इसने, 150 किलो और बढ़ा लिया उसके अंदर। तो यानी कि कितना हो गया, 250। अब उसने डिजाइन किसके लिए किया है, 250 के लिए। अगर मान लीजिए 250 के लिए डिजाइन करेगा और 100 किलो का वेट उस पर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात। तो यही क्या होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम नाम देते हैं इसको।
क्या देते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी के लिए एक फैक्टर लेकर के चलना, उसी को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। लेकिन बात यहां आती है कि कंक्रीट और स्टील के अंदर पहली बात तो यह है कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता कितना है, देखिए अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूं, एलएसएम में बात कर रहा हूं मैं, यानी कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एलएसएम यूज होता है। कंक्रीट के अंदर बात करें तो इसका होता है 1.5 और स्टील का होता है, स्टील की अगर मैं बात करूं तो 1.15, कंक्रीट का 1.5, स्टील का 1.15। बात क्लियर है। अब देखिए बात ये आ रही है कि भाई जो कंक्रीट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 है और स्टील का 1.15 है, लेकिन कंक्रीट के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा और स्टील के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि कंक्रीट को कहां पर बनाया जाता है, फील्ड के अंदर। कहां पर बनाया जाता है, फील्ड के अंदर। स्टील को कहां पर बनाया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर। कहां पे, इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई मेन रोल जो प्ले करता है, वो मेन रोल प्ले करता है आपका, मेन रोल प्ले करता है क्वालिटी कंट्रोल का। किसका, क्वालिटी कंट्रोल का। तो भाई क्या है यहाँ पे ये है कि जो क्वालिटी का कंट्रोल है वो फील्ड में हम सही से नहीं कर पाते हैं और क्वालिटी का कंट्रोल है वो इंडस्ट्री के हम सही से कर लेते हैं। इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल की वजह से हम कंक्रीट का जो ग्रेड है वो ज्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू स्टील। अब मान लिया अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं भाई क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि मैंने कहा कि भाई जब मैं कंक्रीट फील्ड के अंदर बना रहा हूं तो मैंने कहा कि कंक्रीट जो बनाया वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना है। तो क्या वहां पर इसको फैक्टर को आप अप्लाई कर सकते हो? क्या आप सूरज को बोल सकते हो कि भाई अभी जब तक मैं कंक्रीट बनाऊंगा तब तक आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टे रहना है? नहीं हो पाएगा ना। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाऊंगा स्टील को, तो वहां पर अगर मुझे, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं मैं ये, अगर मैं यहां पर ये बात करूं कि मुझे 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्वालिटी का कंट्रोल है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया, और यहां पर क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है। जहां पर क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है वहां पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं, और क्वालिटी का कंट्रोल जहां पर है इस वजह से वहां पर जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हम कम लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। क्या है ये पॉइंट्स? देखिए, स्टील इज प्रोड्यूस्ड इन ए sophisticated factory with good quality assurance measures. The product is tested by the manufacturer at several stages and the material that gets approved is only dispatched to the market. तो इसका मतलब ये है कि भाई जब मार्केट में हम डिस्पैच करते हैं उससे पहले कई लेवल पर उसको क्या कर लिया जाता है, टेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कंक्रीट को हम उससे पहले कई लेवल पर टेस्ट नहीं कर पाते ना, इस वजह से, यानी क्वालिटी का कंट्रोल है ही नहीं हमारे पास। दूसरा है दी एंड यूजर्स कैन again get the material tested in another laboratory and satisfy himself before using the product. If any issues are found, the product can be rejected. Thus, steel reinforcement underforming is rare. The only issue that is it should be stored properly and cast into concrete before any rust sets in it. Next point है, the concrete is generally produced at site and used. Thus, cement is produced in factory with all quality checks similar to steel. It is only the most and not sole ingredients of a concrete. Concrete also comprises of the various size of aggregate admixtures, waters, etc. यही मतलब है भाई, ठीक है सीमेंट है, सीमेंट तो इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्री में बनता है तो वहां पर तो क्वालिटी कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन क्या है कंक्रीट तो हम फील्ड में बनाते हैं ना, तो वहां पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इनको ज्यादा लिया गया है, ज्यादा कम लिया गया है। Further, the concrete need to be transported and placed in the form. Further, the concrete need to be transported and placed in the form. Further, concrete need to be compacted optimally and cured sufficiently. Concrete once cast it difficult to remove or repair.
यानी कि भाई क्या होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सही से प्लेस की जरूरत होती है ना, यानी कि एक अच्छे प्लेस की जरूरत होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन स्टील के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट वंस कास्ट इट डिफिकल्ट टू रिमूव और रिपेयर, यानी कि कंक्रीट अगर एक बार कास्ट हो जाए तो उसको रिमूव और रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, कीपिंग इन व्यू ऑफ वेरियस फैक्टर इन प्रोडक्शन एंड placing of a concrete, it is assumed that achieving full strength at all times may not be possible. Hence, a higher factor of safety is adopted for concrete when compared to steel. क्या होता है कि भाई हर एक, अगर मैं कहूँ मैंने आज कंक्रीट को कास्ट कर दिया है ना, मुझे 2 दिन बाद क्या करना है, मुझे उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। मैं कहता हूँ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जितनी 100% स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 3 दिन पर अलग होती है, 7 दिन पर अलग होगी, 14 दिन पर अलग होती है, 28 दिन पर अलग होगी, 2 साल में अलग होगी, 1 साल में अलग होगी। लेकिन स्टील के अंदर ऐसा कुछ नहीं, अगर आज बन गया तो मान लो कल को क्या है, आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है तो कल को सेम स्ट्रेंथ रहेगी, 5 दिन बाद करोगे तो 5 दिन बाद भी स्ट्रेंथ सेम रहेगी। इसी वजह से हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको कंक्रीट के अंदर ज्यादा और स्टील के अंदर कम लेके चलते हैं, ये मेन रीजन है इसका। नेक्स्ट बात करूं मैं तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये कोई सेक्शन है मेरा, ये सेक्शन है। सेक्शन क्या है कि मान लीजिए ये कोई बीम है मेरे पास, है ना, अभी जो मैं लिख रहा हूं बस उसको देखिए आप, बाकी जो चीजें दिख रही हैं आप उसको इग्नोर कर दीजिए अभी। तो यहां पर ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है कि अगर ये सॉरी बीम है और बीम को आपने इस टाइप से कट कर दिया है ना, इस टाइप से क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ये रेड पेन से जो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब आपने रेड पेन से जब मैंने इसको कट किया है तो आप यहां से देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, है ना, आप यहां से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक तो इसकी विड्थ दिखाई देगी इस टाइप से, है ना, अंदर की तरफ एक तो विड्थ दिखाई देगी और इसकी डेप्थ दिखाई देगी, वही तो यहाँ पर दिखा हुआ है, ये विड्थ दिखी हुई है और ये डेप्थ दिखी हुई है ना? तो यही सेक्शन लिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि भाई ये सेक्शन हो गया, इसकी ये विड्थ हो गई और इसकी ये डेप्थ हो गई, और ये बीच में जो होती है ये न्यूट्रल एक्सिस होती है। अब न्यूट्रल एक्सिस का ये डायग्राम होता है, ये जो डायग्राम होता है ये स्ट्रेन डायग्राम कहलाता है, ये सेक्शन है आपका, और ये एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं। ये एक्चुअल स्ट्रेसेस किस टाइप से आती हैं, पहले ये होता है फिर उसके बाद ये, यानी कि पहले रेक्टेंगल होता है फिर पैराबोलिक होता है, लेकिन स्ट्रेन जो होता है वो लीनियर होता है, ये ध्यान रखना। अब इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस किस टाइप से मानते हैं हम, 0.67 और ये रेक्टेंगुलर करके, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, हमें अभी देखना है कि आईएस कोड ये कहता है कि इसकी जो यहां पर है ये जो 0.002 है ये प्रूफ स्ट्रेन लेते हैं, लेकिन कोड ये कहता है कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो स्ट्रेन जो होगी ना वो 0.003 लेकर के चलेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका स्ट्रेसेस। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस टाइप से आता है, पहले रेक्टेंगुलर होता है फिर पैराबोलिक होता है। अब देखिए इस पर जो स्ट्रेन होता है यानी सॉरी स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर है, यहां पे इसके टॉप फाइबर पे, और टॉप फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 0.67 FCU। FCU क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब 0.67 कैसे आया भाई, 0.67 कैसे आया, कोड ये कहता है कि कंक्रीट साइड में हम क्या लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं ना, तो इस वजह से जो FCK है, FCK यहां पर FCU से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आता है 0.67 FCK। तो पॉइंट्स ये इसको डिवाइड क्यों किया, हमने जब पहले ही बताया था जब स्ट्रेस इसकी LSM की बात कर रहे थे, LSM का मतलब ये होता है कि लोड जो होता है लोड को बढ़ाते हैं और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उसको कम करके चलते हैं, यही LSM कहता है। लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है कि इसके अंदर लोड की वैल्यू को बढ़ा लेंगे और मटेरियल की स्ट्रेंथ है कम कर लेंगे। लोड की वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मान ले 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर को इसको फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, लोड फैक्टर से, तो 1.5 होता है, तो कितना हो गया 30 किलोमीटर। तो लोड को बढ़ा लिया इस टाइप से, और मटेरियल की स्ट्रेंथ को कैसे कम कर लेंगे, इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी थी FCK की, उसको डिवाइड कर लिया इसके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई अब 0.67 FCK। तो क्या किया हमने, लोड को बढ़ा लिया और जो इसकी स्ट्रेंथ थी उसको कम कर लिया है, यही इसके अंदर होता है। इस वजह से ये वैल्यू जो आई है 0.67 FCK आई है।
तो यहां तक ये है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। अब इसके फर्दर अगर मैं बात करूं आगे, तो इसके फर्दर हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एम निकालना होगा। अगर कंप्रेशन साइड में देखेंगे तो C इंटू जेड, और टेंशन साइड में देखेंगे तो M इज इक्वल टू T इंटू जेड। जेड की वैल्यू मैंने बताई दी, और इधर भी जेड की वैल्यू सेम रहेगी। जेड की वैल्यू क्या बताई थी, D माइनस एक्स अपॉन 3। अब हमें निकालना है C की वैल्यू और T की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू निकालनी है हमें। आज के लिए यहीं तक रहने दो भाई। अभी हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। ये पीपीटी 18 ही है ना इसमें। तो आप तो दूसरी लाओगे ना बनाने? हाँ लाऊंगा, दूसरे दूंगा भी। तो मर्ज कर दिया वो सब अब तक का, ये अलग अलग बना के डाल ले? नहीं सर, वो अभी तो जो बैकग्राउंड नॉइज है वो हटाई, जो फालतू की थी वो कट कर। अभी वीडियो बनी नहीं है सही से, अभी तो यही कर रहे हैं।